हेलो स्मार्टियंस, आज हम 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। आईआईटी जेईई मेंस 2026 में जो भी बेटा क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, इस शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस को हम सही से बारीकी से एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम इसको बहुत तेज़ी में सॉल्व कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न को भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हर शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न से आए हैं। अभी हम लोगों ने 21 जनवरी का पेपर देखा ही है। अब ये 22 जनवरी का जो पेपर है वो 21 जनवरी से कितना डिफरेंस है, उसमें कौन सा डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं, उससे ये हम देखकर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं, कैसे, कौन से मेथड्स हैं, जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके अप्रैल के जो मंथ में जो पेपर होने वाला है सेकेंड अटेम्प्ट वाला, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसको आप ध्यान दीजिए और उसमें कैसे कितनी जल्दी 21 जनवरी के आए हुए पैटर्न को समझकर उस अप्रैल वाले क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयारी कर सकोगे उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस देंगे, बहुत जल्दी आप अप्रैल के पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप हर एक क्वेश्चंस की ट्रिक्स को समझिए, कैसे सॉल्व किया जा रहा है उसको समझिए। यहाँ पे तो हम थोड़ा लेंथी लेवल पे बता देंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक्स को बताएंगे, समझाएंगे कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। तो थोड़ा सा तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया था 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का। जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, इफ़ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस। अब ये जो 3D का क्वेश्चन है उसको आप अपने 2D से एनालिसिस कीजिए और उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कीजिए। बस कॉन्सेप्ट यहाँ के लगाइए, चीज़ें उसको, तो बहुत जल्दी से चीज़ें क्लियर होती हैं। ये इमेज ऑफ द पॉइंट है, इफ़ द लाइन ये दे रखी है हमें इस Q, ठीक है, तो इसका P का जो, मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ कहीं है हमारे पास, अगर एक पॉइंट P है यहाँ पर, ये P पॉइंट है हमारा और इसकी इमेज ये Q पे बन रही है और ये लाइन उस इमेज को बना रही है। ये P पॉइंट दे रखा है, ये Q पॉइंट दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका फुट है, जो P पॉइंट से जो फुट होगा वो इस तरीके से होगा। ये एक पॉइंट अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये पॉइंट जो होगा इस लाइन पर होगा। तो ये पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हमें इस लाइन पे इस पॉइंट को रख के हम समझ सकते हैं कि उसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये लाइन की इक्वेशन में पता है, हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो A डॉट B करके हम परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0 करके हम इससे हम इस लाइन की इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे, पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होगा, P हमें क्या दे रखा है 1, 2, A और Q हमें क्या दे रखा है 5, B, C। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट को हम कह दे रहे हैं M, ठीक है। तो जो हमारा M पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 3 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा B + 2/2, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा C + A/2। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 6/3 और B + 2/2 - 7/2, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 - C - A/2, ठीक है, और /2, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। इसको पूरा ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि तो अलग से है। C + A/2, ठीक है। तो C + A/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, -1, और ये कितना आ जाएगा B + 2 - 14/4, ठीक है। तो यहाँ पे -4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा B + B - 12 हो जाएगा। 12 इधर लेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। B की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर C + A की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के एक इक्वेशन ये बन गई, तो ये पॉइंट आ गया। एक हमारा रिलेशन ये हो गया जहाँ B की वैल्यू 8 है और ये हमारे पास 18 है। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट है हमारे पास 5
और ये हमारे जो पॉइंट निकले हम इससे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे इसके साथ इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को अब जरा देखते हैं। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 है, ठीक है। तो 5 ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट है। तो इससे हम लाइन की जब निकालेंगे तो क्या हमारे पास पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन है, जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, पी क्यू अगर हम निकालें तो पी क्यू जो हमारा हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4i, ठीक है, प्लस b - 2j और प्लस c - ak, ठीक है। ये हमारा पी क्यू है। अगर इसी में हम परपेंडिकुलर ये किसके होगा, इस लाइन के, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें इनटू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लें हम इस लाइन का, अगर ए बी लाइन मान लें तो ए बी, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। इस लाइन को अगर हम ए बी बोल दें तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3i + 2j + 2k = 0, ठीक है। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, तो ये 4i है तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 6j है, 6 × 2 ये भी 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो c - a, तो 2c - a हो जाएगा ये, तो 2c - a = 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की जो बेटा वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो c - a, c + a आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे c - a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, c + a की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो 2c = हमारे पास हो गया 30, तो c की वैल्यू हो गई 15, c की वैल्यू 15 हो गई तो a की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो a² + b² + c² हमें निकालना है। तो a² हमारा कितना हो गया 9, b² हो गया 64 और c² हो गया 225। तो इसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 298। तो इसका सम बेटा क्या आ जाएगा 298, इसका सम हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 298, ठीक है। तो हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट f1 to ∞ है, r भी डिफरेंशियल फंक्शन है, इफ 6 1 2x f(x) ft dt है। तो ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा, डिफरेंशियल फंक्शन है। ये पॉजिटिव नंबर से रियल नंबर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, r और जिसमें 0 नहीं है, तो 1 से x ft dt, तो इसकी रेंज उसने 1 से x ही दे रखी है, ठीक है। ft dt 3x fx x² - 4 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जितने भी x हैं वो ग्रेटर देन 1 होंगे। देन द वैल्यू ऑफ f2 - f3 निकालना है, यानी कि हमें f2 - f3 निकालना है। तो इसका मतलब f1 भी कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 1 2x ft dt। सबसे पहला जिस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिफरेंशियल कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 6fx बन जाएगा, तो ये 6fx हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा 3x f'(x), ठीक है, और 3fx हो जाएगा और प्लस 3x² और ये तो 0 हो जाएगा। 3fx को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3fx = 3x f'(x) + 3x²। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा fx x f'(x) + x²। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। fx 3x, हम इसको fx को अगर y मान लें एक सेकेंड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा y/x बन जाएगा हमारा। तो ये y हो गया, ये x f'(x) + x², ठीक है। तो f(x) x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम जरा थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा f'(x) का मतलब हो गया dy/dx। तो अगर हम y को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा x dy/dx - y, y इधर ले गए और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x²।
तो ये हम एक्स स्क्वायर इधर कर दें और यहाँ पे कर दिया -1। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये आप देख ही रहे हो ये किसका फंक्शन है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स है। ये क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व होके जब हमने इसको डिफरेंशियल फंक्शन की तरह चेंज कर लिया तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू -1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, f2 और f3 निकालना है। तो f2 तो ये हमारा fx है, ये हमारा fx और ये x है। अगर हम f1 की वैल्यू चेक करेंगे तो f2 और fx निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करें, इसको देख लें कि क्या सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम इंटीग्रेट कर दें। इसको जब हम इंटीग्रल करेंगे इसका तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जैसे ही करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। तो जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमने x की वैल्यू जहाँ 1 रखी तो y की वैल्यू f1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। f1 1 हो गया, 1 1 1 प्लस, तो यानी यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो c की वैल्यू 2 आ गई। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। अब हमें f2 माइनस f3 निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, f2 माइनस f3। तो f2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, f2 निकालना है, f2 माइनस f3। तो y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम f2 निकालें तो ये हो जाएगा f2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 प्लस 2, ठीक है। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 f2, तो 0 हो जाएगी। तो f2 हमारा आ गया 0। f2 हमने निकाला तो f2 हमारा क्या हो गया, -2 है। x की वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 2 रखी तो -2 प्लस 2, ठीक है। तो f2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ से y बाई एक्स है तो इसको चेंज किया हमने, जब डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स -1 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखे पे c की वैल्यू 2 हो गई। तो f2 है और f2 इंटू 2 करेंगे तो -2 -4, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास c की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो -2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, f2 और f3, तो ये तो 0 हो गया f2, तो f2 की वैल्यू तो 0 आ गई हमारे पास। और अब हम f3 निकाल लें तो f3 हमारे पास क्या हो जाएगा, f3 बाई 3 इक्वल्स टू -3 प्लस 2, तो ये -3 हो गया f3। और हमें क्या निकालना है, f2 माइनस f3, यानी कि 0 माइनस -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3। तो ये आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 3 आंसर हमारा इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ थोड़ा चेक कर लेना कि ये 0 हो रहा है, एक बार रुक के इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये 0 ठीक है, 0 ही आएगा, तो 0 हो गया और f3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। आंसर भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, f3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 इज 1+। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कई बार रिपीट होते हैं, और आपके अप्रैल में आने वाले पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक ही तरीका है, AGP का फॉर्म है। तो AGP की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको देखते हैं, वही एक मेथड है SN, और उसमें उसका मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें क्या दे रखा है, 1+x 2 1+x का होल स्क्वायर 3 1+x का होल क्यूब। हम एक मिनट के लिए अगर 1+x को r मान लें, लेट 1+x इक्वल्स टू r, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, r मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप पर है। तो ये r हो गया प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस 100 r की पावर 100। तो ये सम दे रखा है, मान लेते हैं ये हमारा SR है, कुछ n टर्म का सम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि जो टर्म होता है उसमें हम r से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये r SR हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब प्लस, इस तरीके से करते करते यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 100
आर की पावर 101 और इससे पहले क्या आ जाएगा 99 प्लस आर की पावर 100। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 है ये मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 है। तो 2 में से जब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस आर और ये हमारा क्या बन जाएगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरीके से चलता चला जाएगा, प्लस आर की पावर 100 आर की पावर 100 प्लस जो लास्ट टर्म हमारा क्या बचेगा 100 आर की पावर 101। तो एक टर्म हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम r को कॉमन ले लें तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज बन जाएगी r की पावर 99 प्लस 100 r की पावर 101। तो ये एक सीरीज बन जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो Sn जो है हमारा बन जाएगा, अगर हम r की वैल्यू 1 प्लस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये तो हमारी GP हो गई, ये हमारी क्या हो गई बेटा GP हो गई। तो GP के हिसाब से इसका कॉमन रेशियो r हो गया। तो कॉमन रेशियो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, कॉमन रेशियो पहला टर्म 1 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म हमारे पास बच रहा है, तो ये हम यहाँ इसको ले लेते हैं। तो ये जो हमारा टर्म बचेगा ये माइनस में रहेगा, ध्यान रखिए क्योंकि माइनस कर रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड, तो ये सब माइनस में रहेगा। तो पहला टर्म तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो 100 r की पावर 101 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 101, r की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यही बचेगा, r की पावर 1/100 है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब हम रखेंगे 1 प्लस एक्स तो x आ जाएगा, एक x यहाँ से बचेगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस एक्स 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा एक टर्म बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का और ये टर्म बचेगा। तो ये टर्म हमारा प्लस 100 1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टर्म बच जाएगा। ठीक, तो हम इसको देख लेते हैं। तो 100 1 प्लस एक्स की पावर 100 और ये हमारा टर्म बन जाएगा अपॉन एक्स, ये x होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये x हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 101 अपॉन एक्स। अब हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 48 का। तो x की पावर 48 ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ से 49 के टर्म आएंगे और यहाँ पर 50 का टर्म आएगा क्योंकि 101 है। तो जो हमारे पास टर्म बचेगा तो कोफिशिएंट हमें किसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 का हमको निकालना है इस पूरी सीरीज में। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा तो यहाँ से आ जाएगा 101c49 माइनस 101c50। तो ये दो कोफिशिएंट निकलेंगे, यहाँ से 49 निकलेगा और वहाँ से 40 निकलेगा। तो 100 10149 और 100 ये बाहर रहेगा तो 100 हो गया, तो वहाँ से 49, तो 100 101c49 100 101c49 101c50। तो ये आंसर सही होगा, आंसर सी इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 100 101c49 माइनस 101c150 आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/100 है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म होने की वजह से इसका एक टर्म कम हो जाएगा, वैसे यहाँ से भी एक टर्म कम हो जाएगा, ये x है तो एक्स स्क्वायर से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें c49 का टर्म मिल जाएगा और यहाँ से हमें c50 का टर्म मिल जाएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लेट द रिलेशन r ऑन द सेट m इतना बी गिवन rx, y 4y = 5x है, 5x - 3xy belongs to m है। ठीक है, then the minimum number of element required to be added in R in order to make the relation symmetric is equals to। तो symmetric relation बनाना है हमें इस ऑर्डर पे। तो symmetric तो देख लेते हैं। तो जो relation on the set M ये दे रखा है, be given, ये हमको उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, किस तरीके से दे रखा है हमें। R जो है हमारा है x, y, ठीक है, such that 4y = 5x - 3 ये दे रखा है। तो इस तरीके का रिलेशन में हम सेटिस्फाई कराते हैं कि पहला जो नंबर होगा कहाँ पर ये इसको
सिमेट्रिक बनाएगा, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए तो एक्स वाई है, तो सबसे पहला आएगा हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही 3 रखेंगे तो 15 माइनस 3 तो ये 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3, तो पहला तो हमारा हो जाएगा 3,3, तो ये पहला हमारा आ गया 3,3 सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद चेक कर लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि रिलेशन ऑन द सेट M बी द गिवन दिस द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एडेड इन R इज ऑर्डर टू मेक इस सिमेट्रिक, ठीक है। तो 3,3 होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लाई करेगा, कौन सा टर्म होना चाहिए इसका। तो x की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू मान लीजिए और भी कोई 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है सेट के अंदर y। और 4 रखने पर 20 माइनस 3 हो रहा है 16, 16 बाई 4 रखने पर 20 माइनस 3 17, ये भी नहीं बन रहा है। 5 में भी नहीं बन रहा है, 7 में देख लेते हैं, 7 5 35 में से, हाँ तो 7 में बन रहा है, तो 7,8 हो जाएगा एक, ठीक है। और इसके बाद 7 के बाद हमारा 8 बनेगा, 8 भी नहीं बनेगा, 9 भी नहीं बनेगा, 10 भी नहीं बनेगा, 11 55 में से 3 गया तो बचा कितना 52 में 4 डिवाइड, हाँ तो 11 और 13 आ जाएगा, 11 और 13, तो ये हो गया, ठीक है। तो 15 का 16 भी, 11 का 12 भी नहीं बन रहा है, 13 भी नहीं बन रहा है, 14 भी नहीं बनेगा, 15 भी नहीं और 16 भी नहीं, तो ये तो 3 हो गए। अब इसको अगर सिमेट्रिक बनाना है तो ये तो सेम ही चीज़ हो गई। हम इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इस सेट में 8,7 और 13,11 और डाल दें, तो ये हमारा पूरा सेट क्या हो जाएगा सर। तो हमें टोटल कितने एलिमेंट्स और ऐड करने होंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए, 2। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो जो भी इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus 4 मॉडुलस ऑफ x plus 4 3x plus 2 plus 10 equals to 0 इज। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन पूछ रहा है हमसे। तो इसमें तो बेटा केस बनाते हैं कि कहाँ पर ये निगेटिव होगा और कहाँ पर ये, तो पहला केस हम ले लेते हैं, केस 1 जो होगा हमारा वो जब x की वैल्यू किससे छोटी हो, -4 से। जैसे ही -4 से छोटी होगी तो ये दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि x माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये 3 माइनस, तो ये 3 माइनस में हो जाएगा क्या, x प्लस 2 और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा हमारा -x², -4 है तो -4x हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा और -6 हो जाएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा -7x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस का 4, तो -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, अगर हम चेक करें तो x² -4, और तो इसके अगर हम सोल्यूशन चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac, यानी 49 -36/2, ठीक है। तो रियल सोल्यूशन तो यहाँ से, ठीक है, -b² -4ac प्लस 36 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये एक सोल्यूशन आ जाएगा b प्लस माइनस a, तो यहाँ से ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं, और 49 प्लस 65, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 प्लस √65/2, और दूसरा -7 √65/2। तो इसको जरा चेक करते हैं कि कौन सा हम सोल्यूशन लेते हैं और कौन सा सोल्यूशन नहीं लेंगे। तो जरा गौर करें, तो -7 प्लस -65/2 हो गया। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन है। तो अगर नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन की बात करें तो एक सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर और एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो -7 है ये, प्लस 65/2 और -7 है, और तो ये वाला सोल्यूशन तो हमें मिल जाएगा। और जब हम इसको गौर करें तो √65 होगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन
तो ये वाला हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो ओके है और ये हमारा सोल्यूशन के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं आएगा -7 प्लस √65/2, तो ये सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक सोल्यूशन तो हमें यहाँ से मिल गया। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। तो दूसरे केस में हमारे क्या होगा, -4 से वैल्यू क्या जाएगी, -1 के बीच की वैल्यू होगी। -1 नहीं लेते हैं अगर हम, तो उसमें तो ये हमारा बन जाएगा x² + 4x हो जाएगा, पहला पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा निगेटिव, यानी कि -3x - 6 + 10 = 0। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x² + x + 4 = 0। तो b² - 4ac, तो ये d < 0 है, तो यहाँ पे रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलना है। इसके बाद तीसरा केस बना लेते हैं, जब x > -1 होगा तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। x² + 4x 3x + 6 + 10 = 0। तो क्या हो जाएगा, x² + 7x + 16 = 0। तो यहाँ पर भी d की वैल्यू < 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तो केवल एक ही मिल रहा है, वो भी ये है। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा बेटा, 1 होगा। दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो नंबर 1 इज, तो एक ही इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो एक ही होगा, तो 1 इज अवर करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, क्योंकि 4 से 1 है तो इसलिए एक ही सोल्यूशन दोनों में मिलेगा। जिसकी वैल्यू 4 से नीचे होगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे और 4 से बड़ी होगी वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसको हम चेक करके 1 सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = sin इनवर्स 5 - x 5 + 3x। तो ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - x अपॉन 3 + 2x। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से +1 से -1 के बीच में, ठीक है। एक तो ये हो गई, और ये log व है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 10 - x जो है > 0 होना चाहिए, और 10 - x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी 9 नहीं होगी। ये हमको सोल्यूशन से निकालना है। तो और हमसे क्या कह रहा है, α, a एंड बीटा, गामा, इन्फिनिटी, ये अल्फा है, यूनियन बीटा, गामा -डेल्टा। तो -डेल्टा तो हमें समझ में आ गया कि वो -9 ही होगा। तो डेल्टा की वैल्यू तो यहाँ से 9 आ गई। अब बची है अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालना, क्योंकि x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, वो उसने सोल्यूशन से देखो हटाया है। तो अगर हमें अल्फा, बीटा और गामा पता चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जरा निकाल लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 - x की वैल्यू > 0 आनी चाहिए, ठीक। तो पहला सोल्यूशन यहाँ से निकाल लेते हैं कि 5 - x 3 + 2x इज -1 < 0 हो जाएगा, <= 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - x -3 - 2x अपॉन 3 + 2x इज <= 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 - 3x अपॉन 3 + 2x इज <= 0। तो ये हमारा हो गया। तो -2/3 और प्लस का 3/2, प्लस का 2/3, ठीक है, माइनस का 3/2 और प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो इसकी निगेटिव वैल्यू यानी इन दोनों के बीच का <0 वैल्यू है। तो यानी यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -3/2 से प्लस का 2/3 तक, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 5 - x अपॉन 3 + 2x + 1 इज > 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - x + 3 + 2x अपॉन 3 + 2x इज > 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x 2x है, तो x बचेगा प्लस का x + 8 अपॉन 3 + 2x, 3 + 2x इज > 0। यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -∞ to -8, ठीक है, यूनियन 2x है ये, यूनियन -2/3 से -3/2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों को जब हम समराइज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर क्या आ जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा,
कि x इज लेस देन 10, तो x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कम होगी 2/3 और 10 के बीच में एक आ जाएगा और -∞ to -8, यानी कि जो बना हमारा -∞ to 8 यूनियन 2/3 to 10, 2/3 to 10 और माइनस का 9, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो आ गई -8 होगा ये। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -8, बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 2/3, गामा की वैल्यू हो गई 10 और डेल्टा की वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 6 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी -8 प्लस 2/3 प्लस गामा कितना है 10 है और डेल्टा कितना है 9 है। तो 10 2 9 11 हो गया ये हमारा 11। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11 और ये हो गया 2/3, तो 11 33 और 32 हो गया 35 और मल्टीप्लाई किया तो 17, तो इसका आंसर 17 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है डी, इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा 17, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -π/2 से π/2 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर ये। तो -π/2 से पहले हम लोग जाते हैं, -π/2 का मतलब हो गया -1 से बड़ा, तो -1/2 से -1 के बीच की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी -1/2 से -1 के बीच में अगर चेक करेंगे तो -π/2 तो -2 हो जाएगी, तो -2 + 4। तो पहला इंटरवल जो हमारा बना वो बना -π/2 से -1 ले लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 dx। फिर हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, -1 से 0 जाते हैं, तो -1 से 0 में इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 1/3 dx। अब हम कहाँ से जाएंगे, 0 to 1 जाते हैं, तो 0 to 1 में 0 आएगी, तो ये हो जाएगा 1/4 dx। और फिर 1 से π/2 तक जाएंगे, तो ये हो जाएगी 1/5 dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1 + π/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1/4 1 - 0 हो जाएगा और 1/5 π/2 -1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 7/60 3π -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा 7/60 3π -1। तो इसका जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 6। तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म का सम हमें 6 दे रखा, तो फर्स्ट 4 टर्म एपी के क्या होंगे, a + d, a + 2d और a + 3d, ये तो फर्स्ट 4 फॉर्म होंगे। और इसकी सम कितना दे रखा है हमें 6, तो ये कितना हो गया 4a + 6d। 4a + 6d = 6, यानी कि 2a + 3d = 3। तो ये तो पहली इक्वेशन आ गई। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 4। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो 6 टर्म के लिए 6 कर देते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा 3 2a + 5d। हाँ, इसका सम में कितना दे रखा है 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6a + 15d = 4। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6a + 9d = 9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -5 = 6d। तो d की वैल्यू आ गई -5/6। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/6। तो हम a निकाल लेते हैं। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 2a + 3 × d, यानी कि -5/6 = 3। ठीक, तो ये 2 हो गया, तो 2a 3 + 5/2, तो
तो ये हो गया 11/2, 2a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 11/4। तो a की वैल्यू 11, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू a कितना है 11/4 है, और 11d मतलब 11 इंटू 5/6, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6/6, तो ये हो जाएगा 33 और प्लस 55, 33 प्लस 55, लेकिन माइनस में है तो ये माइनस में होगा, 11 ये माइनस में है, तो -55 - 33, ठीक है। 2 हो गया, 2 हो गया, तो 33 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 11d है, तो 11d मतलब 55, तो 55 में से 33 जाएगा तो माइनस का 22, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 22, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 22 आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लाइन alpha x plus 2y equals to 1 है, where alpha belongs to and does not meet the hyperbola, then a possible value of alpha। तो बेटा अगर ये हाइपरबोला में मीट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से वो d लेस देन 0 होनी चाहिए, इमेजिनरी रूट होने चाहिए। अगर इस पे होगी तो सेटिस्फाई करेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2। तो उसको उठाकर हम अगर वहाँ रख दें तो हाइपरबोला में, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो एक्स स्क्वायर -9, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 18 अल्फा एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा एक्स प्लस 18 अल्फा एक्स और 36 है, 36 माइनस 9 45 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर ये नहीं टच करेगा इसका मतलब है कि d लेस देन 0 होना चाहिए, तो d लेस देन 0 हो जाएगा। तो d लेस देन 0 का मतलब हो गया ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 18 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 अल्फा का स्क्वायर इंटू माइनस 45, तो प्लस हो जाएगा, ये 45 इज लेस देन 0। 9 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 20 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0। तो और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 36, तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5/9 इज लेस देन 0। यानी कि जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से √5/3 माइनस का यूनियन √5/3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा बन जाएगा √5/3। तो ये तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको रियल वैल्यू चाहिए। तो √5/3, तो √5/3 का मतलब क्या हो गया, √5 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, तो √5/3 करीब आ जाएगा 0.74 के आसपास। इसका मतलब आंसर हमारा करीब होगा 0.7 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 0.7 हमारा आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन का बेटा, ठीक है। तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा कि लेट द लाइन x इक्वल्स टू -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन
एक्स वाई सच दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस एक्स। तो बेटा देखो ये तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और ये तुम्हें दे रखी है लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं और x इक्वल टू -1 पे वो डिवाइड कर रहा है एरिया को m/n के रेशियो में। तो जरा हम निकाल लें, तो अगर हम बनाएं कोऑर्डिनेट एक्सेस को देखें तो हमारा पैराबोला इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हमारा पैराबोला हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और लाइन इस तरीके से मान लो जा रही है, ठीक। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, हाँ। तो लाइन की वैल्यू ये हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लें, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें और एक x इक्वल टू -1 की लाइन इस एरिया को डिवाइड कर रही है, तो ये हमारी लाइन हो गई x इक्वल टू -1 की, ठीक है। तो हम अगर इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ से देखें, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू -3x है, तो y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से -2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0। तो एक तो -2 कॉमा यहाँ पर है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू जो भी आ जाए, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2, ठीक। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ठीक। 2 का स्क्वायर हो गया 4, नहीं 5 हो जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, तो 1,2। तो 2 पॉइंट मिले। तो जो हमारा m/n का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, तो अपर 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो पहला हो जाएगा -1 to 1, तो ये हो गया -1 से 1, ये m है हमारा, ठीक है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और इसके लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा -2 से -1, तो वो भी 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से m/n का रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा -1 से 1, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी यही हो जाएगा -2 से -1, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 से 1, 3 -1 तो 2 हो गया, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -2 से -1, ये भी 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx, तो ये भी dx हो गया, ये भी dx हो गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो m/n हमारा कितना आ जाएगा 20/7। तो m/n की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 20/7 आ जाएगी। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, m + n पूछ रहा है, तो m + n की वैल्यू हो जाएगी 20 + 7 यानी कि 27। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी इक्वल्स टू 2i + 4j - 5 है, और AD दे रखा 1 + 2j + लैम्डा के, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R है, एंड लेट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर v i + j + k ऑन द डायगोनल ऑफ AC। तो डायगोनल ऑफ AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ से बना लें ABCD, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये AB हो जाएगा और ये AD हो जाएगा और ये हमारा AC हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो AC वेक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, जो AC वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 3i, इसको स्क्वायर, तो AC वेक्टर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2i + 3i, तो 3i हो जाएगा यहाँ से, और 4j + 2j हो जाएगा 6j, और -5 के माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का लैम्डा -5k, ठीक है। तो
तो ये हमारा AC वेक्टर आ गया। अब कह रहा है कि V इसके साथ प्रोजेक्शन कर रहा है। अगर प्रोजेक्शन है और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हमें दे रखी है, 1 यूनिट यानी 1 दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है, तो यानी कि हम अगर V के साथ इसका प्रोजेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V डॉट AC, ठीक है, V डॉट AC अपॉन मॉडुलस ले लेंगे हम उसका, ठीक है। तो V डॉट AC ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ इतनी दे रखी है। और V डॉट AC अगर हम निकालें तो V डॉट AC हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 6 + लैम्डा -5 अपॉन अंडर रूट, इसका मॉडुलस ले लेंगे हम नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 36 + लैम्डा -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + लैम्डा इक्वल्स टू 17 + लैम्डा स्क्वायर और -10 लैम्डा आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये रूट में था तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से जब हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + लैम्डा स्क्वायर + 8 लैम्डा, 17 + लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9x² और -18x हो जाएगा +5 = 0, ठीक है। तो इसके जरा हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से जब फैक्टर निकालेंगे तो एक आ जाएगा 1/3 और दूसरा आ जाएगा 5/3। तो 1/3 और 5/3, तो इसकी वैल्यू जब निकाल लें 2α - बीटा करके, तो 2α - बीटा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2α - बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ये और बीटा की वैल्यू हो जाएगी ये। तो अल्फा - बीटा इसका क्या हो जाएगा, 2 × 1/3 और बीटा हमें कितना दे रखा है, 5/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और 5/3 -3/, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा हो गया। तो 2α - बीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है ये कंडीशन भी बेटा दे रखी है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो यहाँ पर ये 5/3 हो जाएगा फिर तो, और ये 1/3 हो जाएगा। तो 10/3 में से 1/3 जाएगा तो आएगा कितना, 10/3 माइनस 1/3, तो 9/3। तो 9/3 यानी आंसर हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से है कि इसमें वेक्टर जो दे रखे हैं तो हमने उसको वेक्टर निकाल लिया, AC वेक्टर निकाल लिया। तो आपको पता ही सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल लेते हैं वेक्टर सम प्रॉपर्टी के, और फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रोजेक्शन निकाल कर सॉल्व कर लिया और लैम्डा की वैल्यू रख दी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि fx x की पावर 2025 माइनस x की पावर 2000 x बिलोंग्स टू 0,1 है। x जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जब भी मिनिमम वैल्यू की बात आती है तो इसका मतलब है कि हमें इसको क्या निकालना है, इसका f' निकालना है। तो सबसे पहले बात तो हम f' निकाल ले रहे हैं और इस इंटरवल में ही इसको मिनिमम वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम f' इसका निकाल लेते हैं, यानी f' = 0 निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। तो जैसे f' = 0 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2025 x की पावर 2024 और 2000 x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1999, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 अपॉन, ये हम किसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे तो ये होगा x की पावर 25 इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2025, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2000 अपॉन 2025 की पावर
1/25। तो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है कि 0 to 1 के बराबर हमें कंडीशंस दे रखी हैं। तो हम इसमें अगर निकालें f0 अगर निकालने की कोशिश करें तो f0 की वैल्यू तो 0 आएगी, f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी और f1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2000/25, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद ये कितने से कट जाएगा। तो यहाँ पर काटते हैं अगर हम तो 25 से अगर हम काटें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 80/81। तो 80/81 की पावर 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 80/81 की पावर 1/, इसको हम कुछ मान लेते हैं k मान लेते हैं। अगर हम इसको, ये x की वैल्यू है, कुछ भी इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम f0 की वैल्यू निकालें तो f(0) भी 0 आएगा और f(1) की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, f(1) की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। ठीक, तो अगर हम निकालें 80/81 है और 80 की पावर 80 है। ठीक है, तो हमको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, मिनिमम वैल्यू दे रखी है fx की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू आ गई 80/81। तो अब इस x की वैल्यू fx में अगर हम रखें यानी fk कुछ भी मान लें तो fk की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 80/81 की पावर 2025/25 माइनस 80/81 की पावर 200/25। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 81 टाइम से कैंसिल हो जाएगा 81 ये हमारा हो जाएगा कितना 81। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 80/81 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 80/81 की पावर 80 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80/81 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 80/81 की पावर 80, तो ये हो जाएगा -1/81। तो ये आ जाएगा हमारा -1/81। ठीक है, -1/81 आ जाएगा। अब हम जरा कंपेयर कर लें तो 81 की पावर ये 80 है, तो 80 की पावर 80 के उसको कन्वर्ट करें तो 80 की पावर 80 और ये 81 की पावर कितना हो जाएगा। तो 81 की पावर 80 है और 81 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 की पावर -81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। तो n की वैल्यू जो हमारे पास अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 81। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी -81 की पावर -81 आ जाएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा -81। ये इसका आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी -81। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -81। कह रहा था 2 डिस्टिंक्ट नंबर a and b आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50, देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट AB इज डिविजिबल बाय 3। तो बेटा हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो AB के, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 3 से AB जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो जितने भी नंबर हैं 3 से रिलेटेड, यानी अगर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, अगर इस पूरे सीरीज के अंदर देखें 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 और 45, इसके बाद 48। ठीक है, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 16 नंबर हैं जो डिविजिबल बाय किससे हो जाएंगे, जब ये जिनमें जिससे भी ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे उसमें 101% 3 से डिविजिबल होगा। तो ये टोटल 16 है, 16 है। तो अगर हम नॉट की निकाल लें कि कितने नॉट हैं,
तो हमारा इससे आ जाएगा कि कितने डिविजिबल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें इसकी निकालनी है, यानी हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिविजिबल बाय किससे है, 3 से है। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या निकालें कि अगर 36 है तो 50 में 36 गए, यानी हमारे पास 34 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, 34 ऐसे होंगे। तो 1 माइनस ए बी 2 नंबर चूज कर रहे हैं, तो 34 में से हमने 2 नंबर चूज कर लिए और इनका जो टोटल बनेगा वो कितना है, 50/C2। 34C2, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो 34C2 और 50 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 17 चला जाएगा, 17 ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 17 इंटू 33 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 इंटू 49, 25 इंटू 49 ये आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा, 25/72 है, तो ये हमारा आ जाएगा 664। तो 664 करके कोई आंसर है, हाँ ये है, तो इसका आंसर ये होगा पहला। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 664/1225। तो ये हमारा पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 122245 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर दे रखे थे, तो हमने क्या किया कि जो डिविजिबल पॉइंट है उस पे हमने काम किया, कि जो डिविजिबल पॉइंट है उसको हमने सॉल्व किया और इस तरीके से इसको निकाल लिया है। नॉट की ही इस टाइप के क्वेश्चनों में नॉट का ही यूज करते हैं, 1 माइनस करके ही। तो 34 नंबर ऐसे थे तो उसमें से 2 नंबर चूज किए और टोटल सैंपल स्पेस में 50 थे तो 50C2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ तो ये देखने में आ रही है कि जो 21 का जो फर्स्ट शिफ्ट का है और जो 22 का फर्स्ट शिफ्ट में उसमें बड़ा चेंज है पेपर में। अब एनटीए का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से ही पता चलेगा, लेकिन जहां मुझे लगा है कि 21 का पेपर जितना ज़्यादा कैलकुलेटिव था, 22 का पेपर उतना ही कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व हो रहा है और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो अगर इस पेपर को जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा और अच्छे से उस पेपर को कर पाए होंगे। जबकि 21 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर था और कुछ टाइम भी ज़्यादा ले रहा था क्वेश्चनों में, जबकि यहाँ पर तो टाइम ही नहीं लग रहा है, आधे आधे मिनट में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस शिफ्ट में जिस बच्चे को पेपर मिला होगा उसने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर सकता था वो। तो इस तरीके से हम इस पेपर को कर रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी, टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज। ये क्वेश्चन बड़ा इतना ज़्यादा बार पूछा जाता है, इतनी बार आया है कि मुझे तो लगता है ऐसे क्वेश्चन से एनटीए को इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकता हूँ और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर अगर हमें ये दे रखा है तो यहाँ से अगर हम इसका मॉड निकालें तो A2025 माइनस 3A 2024 और A2023, तो इसका एक ही है कि इसमें से हम A को बाहर ले लें मॉडुलस के साथ, तो A की पावर ये हो जाएगा 2023। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A² माइनस 3A प्लस I, ये हमारी हो गई। अब हमें मॉडुलस ऑफ A निकाल लें और A² निकाल लें और हमारा वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही सा क्वेश्चन था ये। तो जैसे ही हम मॉडुलस ऑफ A निकालेंगे तो ये 10 माइनस 9, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम A² निकालें तो A² कितना हो जाएगा हमारे पास, 2335 और 2335, यही तो होगा हमारा। हाँ, तो 2325 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 9 13 हो गया, 6 और कितना हो जाएगा, 6 और ये 21 हो गया। ठीक, इसके बाद 3 दूनी 21 21 ये भी हो जाएगा, 6 और 15। ठीक है, तो 21 और ये हो गया 34। तो ये हमारा A² आ गया। अब यहाँ पर अगर हम रख दें A² की वैल्यू तो ये तो 1 हो गया, तो ये ही हमें बस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 21 21 34, ये A² हो गया, माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 9 और 15 हो गया, अब प्लस 1001 हो गया। तो ये हमारा, इसका हमें मॉड लेना है जो आएगी मैट्रिक्स। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
13 और 1 14 में से 6 गया तो 8 आ गया। तो मैट्रिक्स का ये पहला टर्म तो हमारा 8 हो गया। 21 में से 9 गया तो ये हमारे पास इतना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 21 में से 9 जाएगा फिर 12 आ जाएगा। 34 एक 35 में से 35 में से 15 गया तो 20 हो गया। तो ये हो गया। अब हमें इस मैट्रिक्स का मॉड लेना है, तो इसका जब मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 144 यानी कि 16। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो 16 होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जो जिसने भी ज़रा सा भी PYQ पे गौर किया होगा तो उसके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने ये पेपर देख रहा हूँ कि ये बहुत कम कैलकुलेशन में हर क्वेश्चन 1-1 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है। तो ये पेपर थोड़ा सा इजी है, जबकि 21 का इतना इजी नहीं था फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का भी नहीं था, लेकिन इसका तो बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है ये पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो बेटा हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 सब्टेंड ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और मतलब कोई पैराबोला है और मान लीजिए उसमें 2 पॉइंट है x1, y1, इस तरीके से उसके वर्टेक्स में ये वो एक राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर राइट एंगल बना रहे हैं तो अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें, पैरामेट्रिक पॉइंट्स की बात करें, तो पैराबोला हमें क्या दे रखा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। यानी कि अगर हम इनके कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर यानी 3t1 स्क्वायर मान लेते हैं। तो 3t1 स्क्वायर कॉमा 280 यानी 282। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा 380 t2 स्क्वायर माइनस 6a t2। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट आ गए। 3 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल बना रहा है तो एक प्रॉपर्टी हमें पता ही है, वो क्या होती है कि t1 t2 इक्वल्स टू -4। जब भी पैराबोला के वर्टेक्स में राइट एंगल बन जाता है तो उसके लिए t1 t2 इक्वल्स टू -4 उसकी वैल्यू हो जाती है। अब हम यहाँ से x1 x2 अगर निकाल लें तो x1 इंटू x2, तो x1 की वैल्यू है 3t1 322, तो ये हो जाएगा 3t1 t2 का होल स्क्वायर, और t1 t2 की वैल्यू -4 तो -12 यानी ये 144 हो गया। ठीक है, अब हम यहीं से y1 y2 निकाल लेते हैं। तो y1 y2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 36, ये a की ज़रूरत नहीं है तो 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 ये है और ये t2 है 36, तो 36 2a t1 होगा, ये t1 होगा बेटा, 2a t1 ये t2 हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 है तो 322 स्क्वायर 6a t2 हो जाएगा। ठीक है, तो t2 हो जाएगा t1 हो जाएगा तो 36 t1 t2 हो जाएगा, 36 t1 t2, तो 36 -4 तो कितना हो जाएगा, ये 36 में -4 करेंगे तो ये भी 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2 निकालना है, यानी कि 144 प्लस का 144 तो 288 इसका आंसर आ जाएगा, और ये है इसका करेक्ट आंसर डी। इसमें तो टाइम भी नहीं लगा है, जिसने थोड़ा सा भी पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा होगा और ये वाली प्रॉपर्टी तो उसको पता ही होती है कि राइट एंगल में जब सबस्टेंड होता है तो t1 t2 की वैल्यू -4 आती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पी अल्फा बीटा कमा बी द पॉइंट ऑफ द लाइन एट द डिस्टेंस इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो ये 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है, नियर टू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के नियर वाला पॉइंट लेना है हमें। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इतना इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लग जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, वही a2 - a1 वाला जो फार्मूला है कार्टेशियन के लिए जो लगाते हैं हम लोग, वो वाला फार्मूला। और हमको केवल यहाँ से निकालना है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। अगर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें उसकी देखिए डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 4√4,
तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस का यूज कर लेते हैं। तो P बी द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट द डिस्टेंस इतना फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बेटा क्या आ जाएगी, तो पहले तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं, P क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। अगर P की वैल्यू बात करें तो 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -3 लैम्डा माइनस 1, -3 लैम्डा माइनस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा। तो ये P हो गया, और ये पॉइंट है जिससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि 2 लैम्डा में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा -1 तो +1 1, तो ये 9 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है, 4√14 के, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 14। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू +-4 आएगी, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो हमारा क्या आ गया, +-4। तो नियरेस्ट अगर पूछ रहा है तो नियरेस्ट हमारा हो जाएगा -4। लैम्डा की वैल्यू -4 हमारी नियरेस्ट वैल्यू होगी। और जैसे ही हम -4 रखेंगे तो ये जो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। तो P की जो वैल्यू आएगी वो होगी -7, 11 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों की। तो A2 - A1 करके जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, A2 - A1, यानी कि -7 में से 5, A2 - A1, तो ये हमारा -7 है, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2। और फिर 11 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा -1। और फिर -4 में से तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 1 2 3 और 2 1 1 अपॉन IJK 1 2 3 2 1 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28 ऊपर आ जाएगा, और अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा, 1 + 25 + 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो और सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 25 26 26 और 9 कितना हो जाएगा उतना। तो ये आ जाएगा 4√7/√5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4√7/√5, यानी कि ये इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4√7/√5 इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 4x + tan इनवर्स 6x = π/6 वेयर इज इक्वल्स टू, मतलब x की जो वैल्यू है इसके बीच में ही लाई करेगी, वही हमारा सोल्यूशन हमको लेना होगा। तो पहले तो हम वही tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाला फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, tan इनवर्स 4x + 6x 1 - 24x² = π/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 10x 1 - 24x²। ये 10 π/6 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/√3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 24x² हो जाएगा, और इधर लाएंगे 24x² + 10√3x - 1 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x = -10√3, ठीक है, ± b ± b² यानी 100 × 3 300, ठीक है, -4ac यानी कि प्लस हो जाएगा 96/2a यानी कि 48।
तो इसको जब हम देखेंगे तो ये देख लेते हैं कि इस इंटरवल के अंदर कौन सा आ रहा है। तो इस इंटरवल के अंदर बेटा एक ही आएगा, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो क्या होगा, केवल 1 होगा। तो एक ही इसके अंदर वाले इंटरव्यू एक ही आएगा, तो इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस वाला ही आ रहा है, माइनस वाला तो नहीं आएगा। तो इस वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पास एक ही रूट आएगा, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। इसको चेक भी कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू से कंपेयर करके हम देख लेते हैं। तो 2√6 तो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो एक ही रूट आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तो एक रूट आएगा। इज द करेक्ट आंसर इज 1। लेट द सेट ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ r फॉर विच द सर्कल x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बी द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा और अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंटर हो जाएगा C1 वो हो जाएगा -1 कॉमा -4 और रेडियस इसकी R1 जो है वो R है। ठीक है, यहाँ से जब हम सेंटर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2,1, तो यानी C2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2,1। ठीक है, तो 2,1 हो जाएगा और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, अगर हम रेडियस की बात करें तो √g² यानी कि 4 प्लस 1 माइनस 4 तो 1 हो जाएगी। तो इसकी रेडियस हो जाएगी R2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो R1 R हो गया और R2 हमारा 1 हो गया। g² माइनस 4ac हो जाता है ना, g² प्लस f² माइनस c, तो ये तो प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगी। R2 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो R2 हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रेडियस R2 3 होगी, R हो गई। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट में, तो एक कंडीशन होती है जो इनके सेंटर के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इनके रेडियस के मॉडुलस और रेडियस के सम से के इनइक्वालिटी होती है, यानी कि मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन किसके इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के, और किसके लेस देन हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। तो ये कंडीशन होती है जब हमारे पास कंडीशन होती है, तो हम इसी कंडीशन का यूज कर लेते हैं। R1 -3 हो जाएगा, R1 हमारा R है तो ये हो जाएगा R -3, इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगी √34 और R1 प्लस R2 हो जाएगा 3 प्लस R। ठीक है, तो ये मॉडुलस है जिसका मतलब R -3 की जो वैल्यू होगी वो -√34 से √34 के बीच में होगी, और यहां पर जो R की वैल्यू आ जाएगी R इज ग्रेटर देन √34 -3। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ रही है, तो यहां से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 माइनस √34 और 3 प्लस √34। ठीक है, तो इन दोनों को जब इन तीनों इनइक्वालिटी का जब हम वो निकालेंगे तो हमारे पास जो R जो आएगा उसको देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा 3 माइनस √34 से इससे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस √34 तो 34√3 से 34√3, तो R जो हमारा बिलोंग कर जाएगा वो 34 माइनस 3 से 34 प्लस 3 तक बिलोंग करेगा। ये हमारा R की वैल्यू आ जाएगी 34√3 तक। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट द इंटरवल, तो अल्फा बीटा की बात कर रहा, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा आ जाएगा √34 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 34 माइनस 9, तो 34 में से 9 जाएगा 9×5 25, इसका आंसर 25 आएगा। तो आंसर इसका डी जो है बेटा करेक्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p 3 so x इज इक्वल टू, तो ये रैंडम वेरिएबल इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सीधा हम क्या निकालेंगे, सिग्मा pxi की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इन सबका जब हम सम निकालें तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 और 1 10, तो 10k स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 6
8 और 9 प्लस 9k इक्वल्स टू 1। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कितना बेटा 10। तो k की वैल्यू आ गई 1 बाई 10। k की वैल्यू 1 बाई 10 आने पर हमें इसके बीच का चाहिए, 3 से बड़ा हो और 4 और 6 यानी 2k स्क्वायर प्लस k, यानी जो हमारी x की वैल्यू है 3 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k और k की वैल्यू आई है 1 बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 बाई 100 प्लस 3 बाई 10। ठीक है, 3 बाई 100 प्लस 3 बाई 10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 33 बाई 100, 33 बाई 100 यानी 0.33। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आ रहा है 0.33। ठीक है, तो इस तरह आसान से क्वेश्चन आए हैं। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए की का ट्रांसपोज प्लस में 0 और ए इस तरीके से दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए प्लस आई कह रहा है और इस फॉर्म में है 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा 11 की पावर गामा। अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर नॉन निगेटिव इंटीजर। तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई। तो A इक्वल्स टू क्या दे रखा माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा बेटा क्या होगी 0 हो जाएगी। इसकी जो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेंगे वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम इसको लेट कर लें, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक तो A हमारे किसके इक्वल होगा, इसके डायगोनल 0 होंगे, 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान लिया कि ये डिटर्मिनेंट है। अब कह रहा है कि A.1 की वैल्यू 3 है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास A.1 हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 डॉट क्या है यहाँ पे 1 माइनस 1 0 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 332 ये दे रखी है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस A माइनस B प्लस C की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 और 2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी -3 और माइनस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी C की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस B। तो इतना तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इस A स्क्वायर वाले को अगर चेक कर लें तो A स्क्वायर की जो मैट्रिक्स होगी उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, A.A 1 माइनस 1 0 और -3 19 माइनस 24। तो इसकी जगह हम वैल्यू ये रख सकते हैं 3332। तो ये हो जाएगा A 332 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -39 माइनस 24। तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकल आएगा ABC में, यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से जब रिलेशन आ जाएगा तो यहाँ से जब हम निकालेंगे रिलेशन तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी और C की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इससे जो मैट्रिक्स हमारी बनी A वो क्या बनी, मैट्रिक्स जो हमारी बनी वो बन गई हमारे पास क्या, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 0 3 3 -3 0 -3 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू -3 है तो ये -3 0 और 5 और ये -3 -5 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स A बन जाएगी इस तरीके से। तो मैट्रिक्स A हमारी ये बन गई। अब हमसे क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, और इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एडजॉइंट जैसे हटेगा तो ये पावर क्योंकि इसमें 3x3 की मैट्रिक्स तो ये A 2 हो जाएगा। तो जैसे ही हटेगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट A प्लस आई आ जाएगा यहाँ से, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। 2 को बाहर ले लेंगे, जब हम 2 को इससे बाहर ले लेंगे तो 2 की पावर क्यूब होगी क्योंकि इसकी मैट्रिक्स 3 की पावर 3x3 की है। तो ये 2 क्यूब हो जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 8 एडजॉइंट ऑफ
मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे फिर एडजॉइंट हटेगा तो ये फिर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या 64 a प्लस आई की पावर 4। तो ये 64 a प्लस आई की पावर 4 है। तो पहले हम a प्लस आई का डिटरमिनेंट निकाल लें। a प्लस आई का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो a तो हमें दे रखा है ये, और इसमें जब i ऐड करेंगे तो a प्लस आई की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो a प्लस आई हमारा क्या हो जाएगा अगर हम जोड़ेंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 और जितना भी है ये सब 1 यहां पर भी आ जाएगा, बाकी -3 5 और -3 -5 1, तो ये a प्लस आई होगा। इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालें a प्लस आई का तो वो डिटरमिनेंट आता है 44। तो जैसे डिटरमिनेंट 44 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 44 आ गई, तो यानी कि ये हो जाएगा 64 की पावर। अगर हमें क्या निकालना है, अब इसके इक्वल निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 64 की पावर 44 की पावर 4 इक्वल्स टू ये 2 अल्फा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 की पावर हो गया हमारा 7 और ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर 8, तो ये 2 की पावर 6 और यहाँ से आ जाएगा 16। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 14, बीटा 0 आ जाएगा और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। तो अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू इनका जब सम करेंगे तो 14 प्लस 4 प्लस 0 यानी कितना आ जाएगा 18। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा दे रखा है और आई है और इसको सॉल्व करना है हमें, एक क्वेश्चन दे रखी है। तो आप देख रहे हो क्यूब रूट यूनिटी का ही क्वेश्चन है, ये अल्फा है ये बीटा है, यानी कि ये ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा है। हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो जरा हम गौर करें, हम एक जैसी सारी इक्वेशन को अगर हम एक जैसा बनाने की कोशिश करें तो काम हो जाएगा हमारा। यहां पर ये लिखा हुआ है 9 प्लस 7 अल्फा माइनस 7 बीटा की पावर 0 और यहां लिखा है 7 माइनस 7 अल्फा, तो ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह लिखें 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 प्लस 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 माइनस 7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20 और ये हो जाएगा 14 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 20। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी, m के पावर 10 के इक्वल दे रखी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई एक टर्म ले लें, जैसे कि ये वाला अगर हम ले लें 9 ओमेगा 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पर अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 ओमेगा बन जाएगा, 7 ओमेगा स्क्वायर, ये 9 ओमेगा है, सॉरी 9 है, तो ये बन जाएगा 7 ओमेगा का स्क्वायर माइनस में और 9 ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यही बन जाएगा सेम चीज़ अगर हम इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ओमेगा की पावर 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज़ ये है। और यहाँ पर तो ये हमारा सेम चीज़ बन जाएगा, अगर ओमेगा की पावर 20 से करेंगे तो ये भी बन जाएगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर, ये हमें ऑलरेडी दे रखा 9 प्लस 7 ओमेगा का स्क्वायर 20। अगर हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, बस हमें यहाँ ओमेगा की पावर 40 बाहर लेके, तो ये भी हमारा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ठीक, अगर हम ओमेगा स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये तीनों कॉमन हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 7 है, ये 7 कॉमन हो जाएगा, ओमेगा माइनस 7 और ये 14 है, सॉरी, तो 7 की पावर 20 यहाँ बचेगा और ये m की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर, ये सब 20 है, पावर 20 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और ये 7 की पावर 20 इक्वल्स टू m की पावर 10 है। तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म तो हमारा 10 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 7 की पावर 20 m की पावर 10, तो 7 की पावर 20 है तो हम इसको 49 की पावर 10 लिख सकते हैं,
ये m की पावर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 49। तो ये हमारे m की वैल्यू आ जाएगी 49 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लेट ABC ए ट्राइंगल कंसीडर 4 पॉइंट P1 P2 P3 P4 ऑन द साइड AB। तो साइड AB में 4 पॉइंट ये दे रखे हैं। मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है ABC इस तरीके से A B और C। यहाँ पर P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, वो ये कह रहा है। और 5 किस पे है, 5 पॉइंट ऑन BC। तो P5 P6 P7 P8 P9 और बस इतने, बाकी पॉइंट यहाँ पर हैं, वो है P10 P11 P12 एंड P13। 4 पॉइंट यहाँ पर है। तो टोटल 4 4 8 5 13 पॉइंट टोटल दे रखे हैं। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पेंटागन दैट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग ऑल द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट P1 P2 P3। और जितने भी ये पॉइंट हैं वर्टेक्स नहीं है। अगर वर्टेक्स नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर AB से अगर हम 2 ले लें, BC से 2 ले लें, तो एक इससे ले लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB से 2 लेंगे तो हो जाएगा 4C2 इंटू 5C2 इंटू 4C1। एक केस तो ये बन जाएगा केस 1। केस 2 क्या बनेगा हमारा, 4C2 5C1 और यहाँ से भी 4C2। एक केस ये बन जाएगा। और तीसरा केस क्या बन जाएगा, 4C1 5C2 4C2। तो ये हमारे पास 3 केस बन जाएंगे और यही तीनों केसों का जो सम होगा वही हम निकाल लेते हैं। तो पहले केस का जो सम आ जाएगा हमारे पास, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2AB हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा इंटू 10 और इंटू में ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 है तो 4 इंटू 4, तो 240 तो यहाँ से आ गए। फिर इसको देख लेते हैं, यहाँ से कितने केस बनेंगे, 4C2 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 180 केस यहाँ से बन जाएंगे। और इसमें देख लेते हैं, ये तो ऊपर वाला सेम है, तो 240 केस यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल जो सम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 240 का टोटल सम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 480 प्लस 660। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 660 पेंटागन बनेंगे। ठीक है, 660 पेंटागन बनेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि cos स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 12 साइन स्क्वायर 14 माइनस साइन स्क्वायर 6 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा √5/2 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो बेटा तुम्हें एक फार्मूला तुम लोगों को पता ही है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका जो फार्मूला क्या बनता है वो होता है cos a प्लस b एंड cos a माइनस b। और एक दे रखा है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है वो क्या होता है, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 इंटू a माइनस b यानी cos 36 डिग्री। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन 60 अपॉन साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 एंड साइन 18 डिग्री ये आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, cos इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो cos 36 और इसकी वैल्यू हमारे पास ये cos 36 और साइन उसकी वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू होती है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो इसकी हो जाएगी √5 - 1 √5 + 1। ये किसके इक्वल दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा √5/2 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसका आंसर बेटा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इंटीग्रल दे रखा है साइन -11/2 cos -5/2 dx। और ये हमें क्या दे रखा है,
P1 Q1 कॉट 9/2, P2 Q2 वाई कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। और P2 कॉट और PQ और कॉट में ये पूरी वैल्यू दे रखी है और ये हमसे इस पॉइंट पर पूछ रहा है। तो कॉट में दे रखा है और साइन और कॉस में है। अगर हम इसको टेन और कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो अगर हम 10 में मान लीजिए इसको 10 में नहीं तो cos 11/2 से हमें इसको करना होगा और 11/2 लाने के लिए यहाँ cos की पावर 6 हो जाएगी। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे 10 में तो अगर हमने इसको बनाया 10x की पावर -11/2, ठीक है, ये हो जाएगा 10x की पावर -11/2। तो बचेगा क्या यहाँ से, क्योंकि हमने इसको क्या दिया है -6/2 दिया है और cos 6/2 यानी cos क्यूब x, ठीक है। तो cos क्यूब आ जाएगा, cos क्यूब x की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से sec 8x dx आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास sec 8x dx हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 10x की पावर -11/2 sec 8x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10x की पावर -11/2, ये हम इसको लिख सकते हैं 1 + 10² x का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो यहाँ से हम 10x को अगर t मान लें, 10x = t, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x dx = dt, sec स्क्वायर x dx = dt हो जाएगा। तो ये जो पूरा फॉर्म बन जाएगा वो हो जाएगा t की पावर 11/2 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 + t² का क्यूब dt, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + t² को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 11/2 a³ + b³ + 3ab² + 3ab² का मतलब क्या होगा 3t², t की पावर 4 और प्लस 3ab यानी 3t² dt, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर पूरे को, तो ये हमारे पास बन जाएगा t की पावर -11/2, 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, ठीक है, 11 में से 6, ठीक, ठीक है, 1/2 बचेगा, 12 में से जाएगा और ये बन जाएगा 3 की पावर t की पावर 7/2 -7/2 और यहाँ 3t² है तो फिर जाएगा 3t², तो प्लस का ये हमारे पास बन जाएगा 3t की पावर -3/2 dt। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको और सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे मैच करती हुई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P1/Q1 9/2, ठीक है। तो P1 और Q1 क्या हो जाएगा हमारा 11/2 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्व होके आएगा t हो जाएगा, तो ये हमारे पास t कितना आ जाएगा यहाँ से 1/10x में बचेगा, तो cot x में चला जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व होके हो जाएगा -11/2 t की पावर +1 करेंगे तो -9/2 हो जाएगा, ठीक है, -9/2 तो 11/2 हो जाएगा, ठीक है, P1। और हमको चाहिए क्या P1/Q1, ठीक है। तो ये हमारा होता चला जाएगा इसी तरीके से -11/2 t की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा, सॉरी अपॉन n+1 आएगा, तो ये 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा तो -2/11। तो वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक। ये क्या बन जाएगा 3t की पावर 4 हो जाए 2 5 -5/2 अपॉन -5/2, ठीक है। तो और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 की पावर t -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट टर्म। अब इसको t को 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी -2, P1 की वैल्यू आ गई -2
और P2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P2/Q2 5/2, तो 5/2 वो है, P2/Q2 की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। P3/Q3 को 1/2 से कंपेयर करेंगे तो उधर से कंपेयर हो जाएगी, P3Q3, P1Q1 और 5/2 उधर से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो और 3/2 इससे कंपेयर हो जाएगा, तो P1 और P2 आ गया 6 हमारा यहाँ से, P2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, P3 की वैल्यू भी 6 आ जाएगी और P4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और Q1 Q2 Q3 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 की वैल्यू 9 आ गई, Q1 हमारा 9 हो गया, Q2 भी हमारा कितना हो जाएगा, 11/9 है, 339 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। और Q1 11 हो जाएगा, सॉरी Q1 हमारा 11 हो जाएगा, Q2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, Q2 भी हमारा 9 के आस 5 हो जाएगा, Q3 हमारा हो जाएगा 1 और Q3 हो जाएगा -3, ठीक है। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास क्या बेटा, 16। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा था 4-5 क्वेश्चनों में, और इस तरीके से हम सारे पेपर को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर में जल्दी लेकर आएंगे। हमारे चैनल लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारे यहाँ सारे PYQs के आपको हमारे वेबसाइट में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चनों के वीडियो सॉल्यूशंस, और PDF में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लास्ट ईयर 4-5 साल के भी लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आप उसको देखते रहिए, सर्च करते रहिए। अप्रैल के लिए अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।